आज हम लोग भाषा का इतिहास। तो भाषा के इतिहास मतलब भाषाक इतिहास, यहाँ से आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भाषा के इतिहास से आज शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि मैथिली शब्द है ना, मैथिली ये जो भाषा का शब्द है, मैथिली भाषा शब्द जो आया ये कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। अर्थात मैथिली नामकरण। तो मेरा टॉपिक है आज का अभी का कि मैथिली नामकरण, मैथिली नामकरण। ठीक है, कि मैथिली नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ तक आज हम इसका सबसे पहले पहले शुरुआत करते हैं, यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए मैथिली नामकरण। ठीक है, तो हम चलते हैं टॉपिक में। मैथिली जो हमारा भाषा है ना, इसका नामकरण है ना, मैथिली भाषा नामकरण। तो देखिए आरंभ में जो है ना, मिथिला को विदेह कहा जाता था रामायण काल में। फिर जो है ना, इसी को गुप्त काल में जो है ना, तीर भुक्ति, तीर भुक्ति कहा गया, है ना, मिथिला कहा गया। ठीक है ना, तीर भुक्ति कहा गया और मिथिला कहा गया। ठीक है, समझ गए बात। जब वर्ण रत्नाकर लिखा गया, वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर का लिखा गया, तो इसमें लिखा गया कि इसमें 6 भाषा और 36 भाषा का वर्णन है। इसमें जो है ना, इसमें तीर भुक्ति, तीर भुक्ति का जो है ना, कहा गया कि जो भाषा है, तीर भुक्ति का भाषा है ना, वह है यहाँ पर मागधी, प्राकृत और अवहट। ठीक है, देखिए अवहट। तीर भुक्ति क्यों हुआ था, देखिए तीर भुक्ति जो था ना, ये गुप्त काल में नाम पड़ा था। देखिए गुप्त काल में ये नाम पड़ा था। देखिए तीर का मतलब होता है तट, और गुप्त काल में भुक्ति जो है ना, राज्य का इकाई होता था। और मिथिला जो है ना, नदी का प्रदेश वाला क्षेत्र है, नदी वाला, नदी का वहां पर बहुतायत है। इस कारण से तीर नदी के प्रदेश अर्थात तीर भुक्ति कहा गया। ठीक है, तीर भुक्ति कहा गया, समझ गए। यही जो है ना, कुछ सल्तनत काल में, फिर मुगल काल में थोड़ा सा अभ्रंशित होता चला गया, और यही अभ्रंशित होकर के हो गया तिरहुत, और इसी से फिर बन गया तिरहुत, है ना। तो इस प्रकार से जो है ना, तिरभुक्ति से तिरहुत तक का नामकरण हुआ। कोई दिक्कत। तो मिथिला का नाम विदेह पहले था, फिर मिथिला तिरभुक्ति हो गया, और तिरभुक्ति से अभ्रंश होते होते ये तिरहुत बन गया।
कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम इस तिरहुत प्रदेश का जो भाषा का वर्णन है, तिरहुती प्रदेश के भाषा का जो वर्णन है, वर्ण रत्नाकर में कहा गया है कि इसको ये मागधी प्राकृत है और अवहट है ना। विद्यापति इसी को कहते हैं देसिल वैना, है ना, कि ये देसिल वैना है। और इसी को कहा गया कि ये मिथिला का अभ्रंश है, मिथिलाक अपभ्रंश है, मिथिलाक अपभ्रंश है, ठीक है ना। तो महाकवि विद्यापति इसको देसिल बैना कहते हैं, है ना, और इसको मिथिलाक अपभ्रंश कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक लिख लीजिए आप, ठीक है। ऐप पर आप लोग आज क्लास कर रहे हैं तो मैसेज करिए, कौन कौन आदमी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब फेसबुक पर भी है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए अब जो है ना हम आगे देखते हैं। देखिए अब जो है ना जब मनबोध आए, मनबोध, इन्होंने कृष्ण जन्म लिखा, कृष्ण जन्म, और इसमें क्या हुआ, स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ। और इस समय तक मैथिली मिथिला का जो अभ्रंश था और अवहट था वो एक स्वरूप का भाषा हो गया था, ठीक है ना। उसको यहाँ पर मागधी भाषा, है ना, मागधी वर्गक भाषा विद्वान कहते, मतलब मागधी वर्गक ये भाषा के रूप में वर्णन है। इसी भाषा को जो है ना आधुनिक विद्वान, मतलब आधुनिक विद्वान कहते हैं कि यहाँ से ठेठ मैथिली का शुरुआत हुआ। आधुनिक विद्वान या भाषा शास्त्री ठेठ मैथिलिक आरंभ मानते हैं, ठेठ मैथिलिक आरंभ। यही ठाम से मानैत छथि, यहाँ से ठेठ मैथिली का आरंभ मानते हैं। और यही ठेठ मैथिली जो है ना क्या है, नवीन मैथिली है, आधुनिक मैथिली है ना, आधुनिक मैथिली। और ये शुरू करने वाले थे मनबोध। मनबोध ने मैथिली शब्द का उच्चारण नहीं किया था, मनबोध ने भाषा के केवल प्रयोग किए थे। उसी को आधुनिक विद्वान कहते हैं कि ये ठेठ मैथिली है और ये आधुनिक मैथिली है, इसलिए मनबोध को आधुनिक मैथिली भाषा के पिता कहते हैं। आधुनिक मैथिली भाषाक पिता कहल जाइत छनि। ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए इसको।
हो गया। अब देखिए, मिटा दें इसको। अब हम अंग्रेज के आने के बाद जो है ना, अब देखते हैं। देखिए, अंग्रेज आगमन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। उस समय जो है ना, बंगाल के अधीन ही बिहार का क्षेत्र, असम का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, ये सब बंगाल के अधीन ही था। तो मिथिला पर तो अंग्रेज का अधिकार नहीं था, लेकिन दरभंगा मधुबनी वाला जो दरभंगा महाराज का एरिया था उस पर नहीं था। लेकिन साइड किशनगंज, अररिया वगैरह इस सब एरिया पर अंग्रेज का अधिकार, पूर्णिया वाला एरिया पर हो चुका था। ठीक है ना, मुंगेर वगैरह पर हो चुका था। ठीक है, समझे बात? देखिए, बहुत सारे ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई, बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां आई, लेकिन उसमें ब्रिटिश कंपनी ही सफल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जहां भी जाते थे सबसे पहले पहले वहां का कल्चर का अध्ययन करते थे, और उस कल्चर के अनुसार वहां पर विधि व्यवस्था, शासन व्यवस्था स्थापित करते थे, नियम बनाते थे। यह फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी ये सब काम नहीं करते थे। भारत में अगर फ्रांसीसी कानून लादा जाए तो थोड़े लोग यहाँ पर, तो क्या होता, स्थानीय स्तर पर विरोध हो जाता था। स्थानीय स्तर पर कल्चरली जो है ना, जब संकट आता है तो लोग, एक कल्चर के लोग एक हो जाता है, तो विद्रोहात्मक स्वरूप हो जाता है, इसलिए सफल नहीं हो पाए। ब्रिटिश ने जहां गया वहीं के समाज के अनुरूप अपना नियम बनाया, कल्चर के अनुरूप वहां का शासन स्थापित किया। तो इसके लिए क्या था, सबसे पहले पहले वहां भाषा का, संस्कृति का संरक्षण करना। तो अंग्रेज ने सर्वप्रथम आया, तो यह यहाँ पर 1771 में भारतीय सर्वेक्षण, है ना, भारतीय भाषाक सर्वेक्षण शुरू किया। भाषाक सर्वेक्षण, इसका अगुवाई कौन कर रहे थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स यहाँ पर भारत की भाषा का क्या किए? सर्वेक्षण किए, अध्ययन किए। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, सर विलियम जोन्स के ही संरक्षण में यहाँ पर एक किताब लिखा गया, अल्फा अल्फा बेटी, अल्फा बेटी कम, अल्फा बेटी कम ब्राह्मण निकम, अल्फा बेटी कम ब्राह्मण निकम, ये इनके किताब का नाम। और इसी किताब में जो है ना, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण किया गया। और इसमें जो है ना, जो मिथिला का भाषा का सर्वेक्षण था, है ना, मिथिला भाषा जो सर्वेक्षण हुआ, भाषा सर्वेक्षण हुआ, उसमें इसका नाम दिया गया तिरहुतियान। तिरहुतियान इसके भाषा का नाम दिया गया, और लिपि का नाम कहा गया तिरहुता लिपि कहा। ऐसा नाम तिरहुतियान और तिरहुता क्यों पड़ा?
हो मिथिला के, मेरा मिथिला का एक मैथिली क्या मेरा एक विशेषता, इनके अनुसार सांस्कृतिक एक विशेषता होता है, सांस्कृतिक पक्ष का जो विशेषता होता है किसी भाषा का, इसलिए जो है ना त्रिभुज का विशेषण जो है ना क्या होगा, विशेषण त्रिहुतियान होता है, इसलिए त्रिहुतियान होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना त्रिहुत है तो उसके लिपि का नाम कहा गया त्रिहुता। तो यहां तक आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। हो गया, लिख लिया आप लोग। देखिए इसके बाद जो है ना 1801 ईस्वी में आए H.T. कोलब्रुक, H.T. कोलब्रुक, इन्होंने एक किताब लिखा एशियाटिक रिसर्च, एशियाटिक, लिखते चलिए आप लोग, रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेज। अब इसमें जो है ना इन्होंने भारतीय भाषा का सर्वेक्षण करके लिखा और कहा कि यहाँ पर जो तिरहुत प्रदेश का भाषा है तिरहुत, इसका प्राचीन नाम जो है ना क्या होना चाहिए, प्राचीन क्षेत्र जो है ना, प्राचीन नाम जो है ना इसका है ना मिथिला है। इसलिए मिथिला के नाम पर, इसी मिथिला के नाम पर भाषा का नाम होना चाहिए, भाषा जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए माइथली, माइथिली होना चाहिए, अर्थात माइथिली, मैथिली होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ना देखिए ये मैथिली नाम है, मैथिली, मैथिली नाम का जो है ना समर्थन, इस नाम का समर्थन, इस नाम का समर्थन विलियम केरी, विलियम केरी, ये विलियम केरी कहते हैं कि इसका नाम मैथिली ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज कहते हैं कि जो ये मैथिली जो है ना विलियम केरी कहते हैं कि ये मैथिली जो है ना यह स्वतंत्र भाषा नहीं है, स्वतंत्र भाषा नहीं अच्छी। बरु, बरु मतलब बल्कि, बरु बंगला भाषाक उपभाषा अछि, उपभाषा अच्छी। इसी वर्ष 1893 में ही एक आए अर्सिकेन पेरी और इन्होंने कहा कि ये क्या नाम होना चाहिए, इसको मैथिल होना चाहिए, अर्सिकीन पेरी, अर्सिकेन पेरी ने कहा कि यह, अर्सिकेन पेरी ने कहा कि यह मिथिला
के नाम पर मैथिली रखा गया, लेकिन भाषा का नाम प्राचीन नाम पे आधार पर नहीं, नवीन नाम के आधार पर रखना चाहिए। और नवीन नाम क्या है इसका? तिरहुत। इसलिए जो है ना इसका नाम तिरहुती रखना चाहिए, तिरहुती रखना चाहिए। लेकिन है ना अर्शकीन पेरी ने भी कहा कि तिरहुत जो है ना क्या है, यह बंगला का उपभाषा है, स्वतंत्र बोली नहीं है। बंगला उपभाषा अच्छी, स्वतंत्र भाषा नहीं, स्वतंत्र भाषा नहीं अच्छी। स्वतंत्र भाषा नहीं अच्छी। देखिए अर्शकीन पेरी या विलियम केरी, ये दोनों का जो ये विचार था, ये कोई रिसर्च के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि यह अनुमान के आधार पर यह विचार था। अब हम इसको लिख लीजिए आप लोग। हो गया, इसको लिख लिया आप लोग। अब देखिए, अब हम देखते हैं विलियम केरी और आर्शिकेन पेरी का। ये लोग दोनों क्या कहते हैं कि यह क्या है, बंगला का उपभाषा है, बंगला उपभाषा। यह जो है ना विचार, ये जो विचार है अनुमान के आधार पर है, विचार अनुमानक आधार पर है, अनुमानक आधार पर अच्छी, आधार पर अच्छी। ये अनुमान के आधार पर दिया गया विचार है, कोई जो है ना रिसर्च के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथिली का भाषा का रिसर्च किया तब इन्होंने कहा, है ना। तो अनुमान क्यों ऐसा कहा, इनके कहने के पीछे तात्पर्य क्या था? देखिए ये 1853 में ये विचार आया था। देखिए 1853 में जब ये विचार आया था, तो इस समय जो है ना विद्यापति गोविंद दास ये सब बंगाली कवि समझे जाते थे, है ना, बंगाली कवि बुझल जाइत छला। तो अब विद्यापति को हटा दिए, गोविंद दास को हटा दिए, तो फिर मध्यकाल में बचा क्या? इससे पहले का जो साहित्य था, है ना, विद्यापति से पूर्व का साहित्य, विद्यापति स पूर्वक साहित्य, पूर्वक साहित्य, विद्यापति से जो पूर्व का साहित्य था, जैसे चर्यापद, जैसे वर्ण रत्नाकर, जैसे धूर्त समागम, ये सब जो है ना आदि प्रकाश में नहीं आया था, आदि प्रकाश में नहीं आयल छल, ये सब प्रकाश में नहीं आया हुआ था। ये सभी रचना है, ये पता नहीं था लोगों को, क्योंकि ये 1895 वगैरह से क्या हुआ, यह 1895 वगैरह से क्या हुआ, 1900
1895 ये सब का रिसर्च शुरू हुआ। ठीक है, बैटरी लो दिखा रहा है, अब पता नहीं, योर बैटरी की इज रनिंग लो। ठीक है, समझे बात। तो ये सब प्रकाश में आया ही नहीं था, तो मैथिली का संपत्ति तो सामने आया नहीं था। विद्यापति वगैरह थे तो बंगाली लोग कहते थे, क्योंकि बंगाल में इनका लोकप्रियता बढ़ गया था वैष्णव गीत के कारण। कैसे उसे हम पढ़ेंगे, तो लोग बंगाली सब कहते थे कि ये बंगाल के हैं। विद्यापति को सबसे पहले कविश्वर चंदा झा आधुनिक काल में सिद्ध किए कि नहीं नहीं, ये बंगाल के नहीं बल्कि मिथिला के कवि है। कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन 1853 में मैथिलवासी लोग भी यही मानते थे कि विद्यापति गोविंदा सब क्या है, बंगाल के हैं, यहाँ के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च हुआ नहीं था उस प्रकार से। ठीक है, दूसरा बात क्या हुआ, मैथिली का जो लिपि है ना, जिसको इन्होंने कहा था तिरहुता लिपि, और बंगला का लिपि है ना, बंगलाक लिपि, इस दोनों लिपि में जो है ना आज भी 30 अक्षर जो है ना आकृति मूलक समानता रखता है। 30 अक्षर आकृति मूलक समानता रखैत अछि, समानता रखैत अच्छी। इसलिए जो मिथिला का भी रचना मिला, तो चूंकि मैथिली में लेखन की परंपरा आया नहीं था सामने, तो सोचा गया जो भी रचना है सबको कह दिया गया कि ये बंगाली रचना है ना। अन्य रचना सब भी जो मिला तो सबको बंगाली रचना के रूप में ही घोषित कर दिया गया। तो इसलिए मैथिली का साहित्य भंडार क्या हो गया, खाली हो गया, और मैथिली के संपत्ति से बंगला साहित्य क्या हो गया, धनी हो गया। तो आरसी केन पेरी या विलियम केरी, उनको यही लगा कि बंगला साहित्य क्या है, रिच है, और मैथिली साहित्य पुअर है। दूसरा तर्क आधुनिकता का भी था। दूसरा तर्क क्या था कि जब बंगाल का भाषा आया है ना, बंगला, तो बंगाल में क्या था, अंग्रेज पहले आए थे वहां पर। तो अंग्रेज जब पहले आए तो सबसे पहले बंगाली समाज पर प्रभाव पड़ा, समाज सुधार का आंदोलन चला, राजा राम मोहन राय वगैरह ने शुरुआत किया, और प्रेस वगैरह का स्थापना हुआ। तो क्या हुआ, समाज सुधारात्मक जो है ना साहित्य वगैरह का रचना राजा राम मोहन राय वगैरह क्या किए, लिखना शुरू कर दिए, पेपर वगैरह लिखना शुरू कर दिए, और बंगाल में जो है ना बड़े पैमाने पर साहित्य रचना शुरू हो गया आधुनिक काल में। क्योंकि अंग्रेज पहले आया था, वहां पर आधुनिकता पहले आया, और पहले आने के कारण वहां पर भाषा में भी नवीनता पहले आ गया। देखिए, भाषा के इतिहास वगैरह के लिए मैथिली में ऐसा कोई जस्टिफाई बुक नहीं है। आप लोग को कल भी कहे थे कि पढ़ने समय में पढ़िए, और ये सब जो है ना 300 कैसे स्कोर आएगा। देखिए, हम सब झूठ साठ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आजकल जो है ना एक अलग से एक माहौल सा क्रिएट हो गया है, इस माहौल में आप लोग ना आइए, ठीक है ना। अब एक सत्य और एक साधारण घटना बता रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के युग में जो है ना लोग रिजल्ट देख देख करके ये करके वो करके परेशान है। इस बार यूपीएससी ने ही सर्वे कराया था, तो 800 कुछ रिजल्ट इस बार यूपीएससी ने दिया था, लेकिन कोचिंग वाले को टोटल रिजल्ट कलेक्ट किया गया तो 3600 कुछ रिजल्ट आ गया था। कुछ फाइन भी लोग को लगा है, कुछ कोचिंग वाले सबको। तो ये सब, तो इससे तो जग जाहिर है कि फोटो कल्चर जो है यह सब झूठा है। इसलिए हम आज तक प्रबोधन आईएएस में पास भी किए हुए लड़के का रिजल्ट का हम फोटो नहीं छापते हैं। आप दूर बैठे हुए हैं, बहुत लोग नजदीक भी आकर के देखे हैं, यहाँ पर आएंगे तो एकदम पूरा खाली रहता है, मेरा कोई भी दीवार पे नहीं रहता है, कि फोटो कल्चर से आप लोग दूर रहिए। एक
सामान्य सी बात बता रहे हैं, 1 साल 2 साल पहले, हम नाम तो लेना उचित नहीं है यहाँ पर, एक लड़का आईएएस बना। वहां पर पटना के एक कोचिंग उसको बुला रहे थे, हम भी उस समय पटना में ही क्लास ले रहे थे। बोला कि सर पटना में आप कहाँ हैं? हम आ रहे हैं पटना में। क्यों भाई? तो ऐसे ऐसे फलाने जीएस कोचिंग वाले ऐसे ऐसे हमको फ्लाइट टिकट भेज रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आएंगे तो आपको भी कह देंगे, उनको भी कह देंगे, ऐसे वैसे। क्योंकि चूंकि लोग पास करता है, वो बेईमानी नहीं करते, लेकिन पास करते तो उसको भी लगता है कि चलो अपना इंजॉय करते हैं, वो शेयर करते हैं भावना को, लोगों को बताते हैं जिससे हेल्प होगा। लेकिन कोचिंग वाले क्या करते हैं? उसको अपना स्टूडेंट करके बताते हैं। हमने उनको एक लाइन बोला कि देखिए, आप याद करिए कि जब आप आए थे मेरे पास तो किस बोध से थे, कहां कहां से पैसा जुगाड़ करके आए थे। आप कहीं भी जाएंगे, आप जिसके बारे में जानते नहीं है, जहां पढ़े नहीं, वहां जाकर के अगर आप इस बात को कहेंगे कि मैं पढ़ ऐसे वैसे, आप अच्छा करेंगे, स्ट्रेटजी देंगे, सब चीज करेंगे, बच्चों का कल्याण होगा। लेकिन वो कोचिंग वाले आपके निकलते ही क्या करेंगे कि यह मेरा विद्यार्थी था। और गांव तक कितने विद्यार्थी यह जानेंगे, कहां तक ये मैसेज लोग आप बताइएगा कि नहीं हम वहां पढ़े नहीं है। आप गए मतलब वहां पढ़े हुए हैं। तो ऐसे कर करके लोग को इनवाइट कर लेता है, लोग भावुकता से चला भी जाता है कि चलो हम बताते हैं, हम पास कर गए, एंजॉय भी होगा और कुछ हमारे आने वाले पीढ़ी को मार्गदर्शन भी मिलेगा। लेकिन उसका उपयोग गलत तरीके से लोग कर लेता है। तो वह सुन करके अगर बहुत लोग एडमिशन ले लेगा आपके नाम से, खेत बेच करके, कुछ कर करके, छोटा फीस नहीं है, लाख लाख 2-2 लाख फीस है आपके नाम पर। 2 लाख रुपया कोई किसी का गार्जियन से, एक जमाना था कि हम लोग की सिस्टर की शादी के लिए भी 2 लाख रुपया खर्च करना है तो एक प्लान होता था, खेत पधार बेचा जाता था, तब जाकर के शादी होती थी। आज 2 लाख रुपया अगर आपको दे दिया, 2 मिनट के लिए आप मांग लिए, खेत पथार बेच के दे दिया, इस आशा में कि ये अच्छे टीचर है, पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा भी आईएएस हो जाएगा। उन्होंने मेरा बात समझा और गया नहीं वहां। उन्होंने कहा ये बात तो हम समझे नहीं सर, ऐसा भी होता है। हम बोले कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, होता नहीं ऐसा ही होता है। उसका देखिए 2 साल के बाद जो है ना, हम 2-3 साल पहले ही बात समझाए थे और देखिए 2 साल के बाद ये नतीजा है। यूपीएससी ने जो सर्वे किया उसके अंदर कितना है, फाइन भी बहुत सारे कोचिंग को लगा है। तो इसलिए फोटो टोटो कल्चर पे, अरे आप 300 नंबर कह रहे हैं, हम कह दे 350 नंबर दिला देंगे, 400 नंबर दिला देंगे, नहीं आएगा तो हमको फांसी थोड़े दे दीजिएगा। लेकिन ये बहकावे की बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, इस सब बातों में नहीं आइए। अपना मेहनत करिएगा, नंबर आएगा ही। आप बताइए 6-7 लड़का मेंस दिया था, 4 लड़का इंटरव्यू दे रहा है। अरे मैथिली में तो अपना सब नंबर आया ही, जीएस में भी नंबर आया, तभी तो पढ़ रहा दे रहा है ना, कि केवल मैथिली से हो जाएगा या केवल जीएस पढ़ लेगा, सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा तब हो जाएगा। मैथिली कहीं ना कहीं नंबर भी सिक्योर करता है और दूसरे में भी नंबर के लिए हेल्प करता है, समय बचाता है, ताकि आप वहां पढ़िए और अच्छे से आप दीजिए। तो इस नंबर के गेम में जो आता है यही पूछता है सर 350 नंबर आ जाएगा कि नहीं। अरे आप पढ़िएगा ना, तब ना नंबर आएगा। आपको मेरा बात ये थोड़ा सा गुस्सा लग रहा होगा, लेकिन इसके लिए अगर लग रहा हो तो हम सॉरी कहते हैं। ये गुस्सा नहीं लगना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। मैक्सिमम क्षमता का प्रयोग हम कितना कर सकते हैं यह होना चाहिए। मैं बेहतर करूंगा यह होना चाहिए, इतना नंबर ले आऊंगा ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में गए और यह मानसिकता से गए कि हम 350 नंबर लाएंगे ही, 2 क्वेश्चन अगर आपको उलट आ जाएगा ना तो माइंड सेट बिगड़ जाएगा कि इस बार तो मेरा एग्जाम गया। मैं भी दिया हूं मेंस, मुझे भी पता है एग्जामिनेशन हॉल में क्या सिचुएशन होती है। 2 क्वेश्चन अगर माइंड सेट से गए, फ्री माइंड सेट से नहीं है, बंधे हुए विचार से गए हुए हैं, 2 क्वेश्चन अगर लिखे उलट आ गया तो आपको लगेगा कि अरे इस साल तो मेरा चला गया, हम करेंगे क्या, बर्बाद हो गए इस साल। इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अगले साल का प्रोग्राम बनाने लगेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, मैंने गलती ये सब किया है, इसलिए मैं आपको बता रहे कि आप ना ये गलती करें। आपको यह सोचना चाहिए वहां पर कि मैं इतना पढ़ के गया हूं तो मैं इतना परेशान हो रहा हूं, दूसरा तो वो भी पढ़ के नहीं गया, वो कितना परेशान हो रहा होगा। पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। और उस बीच में कितना अच्छा जो है ना, कितना अच्छा हम कर सकते हैं, इस चीज को संभालना है। फ्री माइंडसेट से जाइए, नंबर के गेम में मत फंसिए। और अगर 350 नंबर, 400 नंबर के कारण मेरे पास अगर 4000 एडमिशन होगा तो हम बोलते हैं कि 500 में 505 नंबर लगा देंगे हम।
मेरे कहने से विश्वास कर लेगा कोई, ले लेगा एडमिशन। तो इसलिए ये सब नंबर के गेम में न पड़िए। आपको हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके नहीं कह रहे हैं, आपको सभी व्यक्ति के लिए यह हम कह रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है ना माया जाल में नहीं फंसिए, अपना मैक्सिमम एफर्ट करिए। आप जीएस हो चाहे जहां भी हो, आप पढ़िए। हमारे पास इसलिए मत पढ़िए कि हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास 100 लड़का के एडमिशन हुआ, उसमें 25 पास किया, 50-50 किया, हमारा रेशियो अच्छा, इस सब के लिए एडमिशन मत लीजिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं, तब एडमिशन लीजिए जाके। हम पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि इस पढ़ाई से अच्छा नंबर ला सकते हैं, तब आप एडमिशन लीजिए। इसलिए एडमिशन नहीं लीजिए कि हम कह दिए कि हम 400 नंबर लगा देंगे, इसलिए एडमिशन मत लीजिए कि हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं सबसे सर्वोत्तम सब्जेक्ट मैथिली है। अरे सब सब्जेक्ट अच्छा है, बेहतर आप कहाँ कर सकते हैं वो चीज आपको सोचना है। बेहतर रणनीति के तहत कहाँ काम कर सकते हैं वो चीज सोचना है। हमारे बातों पे नहीं, अपने दिमाग से सोचिए, अपने विचारों से सोचिए, है ना। हम एक टीचर है, लेकिन हम टीचर होने के साथ साथ एक व्यवसायिक है, व्यवसाय है मेरा ये, तो मैं व्यवसायिक बात कहूंगा। सत्य बात यही है। कोई आदमी अपने दही को खट्टा कहता है? नहीं कहता। उसमें आपको एक जिला संभालना है। एक छोटी सी बात का अगर निर्णय आप नहीं ले पाएंगे तो प्रकृति आपको कैसे जिला संभालने के लिए दे देगी। इसलिए प्रकृति के अनुसार से ही लोगों के अंदर विचार उत्पन्न होता है, भावना उत्पन्न होता है, और उसी के अनुरूप प्रकृति फल भी देती है। तो अपने अंदर सेल्फ डिसीजन का क्षमता डेवलप करिए। हम वैसे टीचर नहीं है जो हम आएंगे और आपको लल्लो चप्पो कर करके हम पढ़ाएंगे क्योंकि हमको एडमिशन करा लेना, हम ऐसा कतई नहीं करेंगे। ईश्वर के दया से सब कुछ है, मेरी आवश्यकता इतनी कम है कि मेरा जीवन आराम से चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माँ भगवती का आशीर्वाद रहे, हमें बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दूर से देख रहे हैं, अभी भी मैं आराम से, कोई बात नहीं, पैदल भी जाता हूँ, रिक्शे से भी चला जाता हूँ, ऑटो से भी चला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी भी रखे, बेच दिए, सब चीज किए, उस समय में मैं पैदल चल जाता था। हमको कोई किसी चीज का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ललायित करता है, इसलिए हम अनइथिकली न करते हैं न जाते हैं। तो ये इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम पढ़ाते रहते हैं तो मेरा एक अपना रिदम होता है। गप सरक्का के लिए आप न आपके पास समय है न मेरे पास समय है। आपका एडमिशन हो चुका है, मेरा सीधा ध्येय है कि आपके सिलेबस को हम पॉइंट आउट करूं, मैक्सिमम नंबर आ सके आपको, ऐसा कोशिश मैं करूं और आपसे करवाऊं। इसलिए बीच में जो है ना एक दिन और कहे थे, और आप लोग के इस प्रकार से जो है ना संदर्भित क्वेश्चन पूछिए, बकवास क्वेश्चन ना पूछिए, ठीक है ना। अगर बुरा लगा हो तो हम सॉरी कहते हैं, लेकिन यह आपके लिए उचित नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक लड़का इस प्रकार से, कुछ लोग पढ़ने के बजाय मजा ले रहे हैं। अरे मजा हमसे क्या लीजिएगा आप? 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, भविष्य आपका संवरना है, मेरा जो होना था वो तो हो चुका है। तो इसमें मजा लेने के लिए मत पढ़िए, ज्ञान विकास के लिए पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ रहे थे कि बंगाल में जो है ना क्या हुआ, अंग्रेज पहले आ गया, तो वहां आधुनिकता पहले आया, आधुनिक साहित्य लेखन पहले आया। जैसे देखिए आज हिंदी का स्थिति है, किसी आदमी को हम कहे कि हिंदी से पहले जो है ना मैथिली का उद्भव हो चुका था, कोई आदमी विश्वास करेगा? सब क्या कहेगा, अरे ये तो मैथिली पढ़ाता है ना, इसलिए मैथिली के साथ ये पक्षपात करता है। कहाँ हिंदी और कहाँ ये मैथिली छोटकाटा क्षेत्र में? अरे तो हिंदी भी तो पहले छोटा ही क्षेत्र में था ना। उसको, जैसे व्यक्ति एक समय में अमीर था तो गरीब हो सकता है, गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है, तो भाषा अमीरी गरीबी नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से होता है भाषा में भी। तो जो आज हिंदी का स्थिति है, उस समय में पूर्वी क्षेत्र में वही बंगला भाषा की स्थिति था। तो लोग बंगला भाषा अपर हैंड समझा जाता था, और जितना भी मिथिला का समृद्धि था सब बंगाल में ही शामिल था। इसलिए जो है ना पेरी और केरी दोनों ने कह दिया कि बंगला क्या है, ये मिथिला का जो भाषा हो क्या है, बंगला का उपभाषा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब जो है ना समझ गए इनके कहने का आशय?
अब हम चलते हैं, देखिए 1867 में जॉन विम्स आए। जॉन विम्स ने कहा कि ये मैथिल है ना, मैथिल, इस भाषा को मैथिल भाषा कहना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मिथिला का है। और यह जो है ना, ये हिंदी का उपभाषा है, हिंदी उपभाषा है। ये इसको स्वतंत्र भाषा नहीं, हिंदी का उपभाषा कहना चाहिए, है ना। अब इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि देखिए, मैथिली का विकास और हिंदी का विकास एक ही जगह से हुआ है ना। और एक ही जगह से होने के साथ साथ जो है ना, मैथिली में क्या है, अवहट के कारण संस्कृत शब्द सब का संख्या बढ़ गया। तो अवहट है ना, पूर्वी अवहट मैथिली, पश्चिमी अवहट हिंदी, विद्यापति इसीलिए जो है ना हिंदी में भी पढ़े जाते हैं और मैथिली में भी पढ़े जाते हैं, बंगला में भी पढ़े जाते हैं। तो इस कारण से क्या, शब्दावली में बहुत अधिक समानता है हिंदी और मैथिली का। और 1857 के विद्रोह के बाद हिंदी का जो है ना महत्व बढ़ने लगा राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर जब महत्व बढ़ने लगा तो हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी, और हिंदी की लोकप्रियता के कारण जॉन विम्स ने कहा कि इसको मैथिल कहना चाहिए और ये हिंदी का उपभाषा है। कोई दिक्कत? इसके बाद आए 1874, 1874 ईस्वी। देखिए 1874 ईस्वी में जॉर्ज कैंपवेल, जॉर्ज कैंपवेल, जॉर्ज कैंपवेल आए, और जॉर्ज कैंपवेल ने कहा कि नवीन बिहारक भाषा कहना चाहिए इसको, नवीन बिहारक भाषा कहना चाहिए इसको। ये नवीन बिहारक भाषा के नाम से इसको संबोधित किए। ठीक है। फिर जो है ना 1876 में, 1876 में S.H. कैलोग, S.H. कैलोग आए, और इन्होंने कहा कि यह पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। ठीक है, तो इतना लिख लिया आप। देखिए इसके बाद जो है ना 1881-82 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आए। ठीक है, और सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जब आए तो इन्होंने लिखा क्रिस्टो मैथी, है ना, मैथिली ग्रामर। इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? मैथिली ग्रामर। तो ये मैथिली के ग्रामर है ना, मतलब मैथिली शब्द का पहली बार प्रयोग, मैथिली शब्दक पहिल प्रयोग, पहिल प्रयोग डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा। अब देखिए, एक तो आपके मन के अंदर उत्सुकता होगा कि मैथिली ग्रियर्सन ने क्यों कहा,
तो इसलिए कहा कि इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का प्राचीन नाम है मिथिला और यहाँ का भाषा है, और भाषा जो होता है वो क्रिया रूप होता है, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति ही जो है ना भास धातु, रूट शब्द इसका भास है और आ प्रत्यय से हुआ है ना, तो मतलब ये क्रिया है और भाषा क्रिया है, और मैथिली मिथिला का जो है ना क्रिया रूप मैथिली होता है ना, मैथिली है, इसलिए इस भाषा का नाम मैथिली होना चाहिए। तो एक इनका योगदान यहां आया कि यह मैथिली हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद जो है ना मैथिली हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। अब देखिए इस मैथिली के बाद जो है ना इन्होंने दूसरा बात कहा कि मैथिली जो है ना ये स्वतंत्र भाषा है, मैथिली स्वतंत्र भाषा अच्छी, बंगला आ हिंदीक उपभाषा नहीं, बंगला आ हिंदीक उपभाषा नहीं अच्छी, बंगला और हिंदी का उपभाषा ये नहीं है, ठीक है, बंगला आ हिंदी की भाषा नहीं अच्छी, लिख लीजिए। देखिए इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन, मिटा दें इसको, ठीक है, इसके बाद जो है ना डॉक्टर ग्रियर्सन, है ना, कल बताए थे आपको कि डॉक्टर ग्रियर्सन मधुबनी के एसडीओ थे, इसलिए मधुबनी का जो गिलेशन मार्केट है ग्रियर्सन का ही अपभ्रंशित नाम है, अपभ्रंशित रूप है, ठीक है ना। देखिए अब डॉक्टर ग्रियर्सन जो है ना ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पूरे भारत का जो है ना हैदराबाद, मैसूर, है ना, और उस समय में बांग्लादेश, नेपाल, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो मैसूर रियासत, हैदराबाद रियासत, इस सब का भाषा इसमें शामिल नहीं हुआ था, सर्वे नहीं किया गया था, बर्मा के भाषा का भी सर्वे नहीं शामिल हुआ था। इसके बाद जितना भी ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र या स्वायत्त क्षेत्र था सारे क्षेत्रों का भाषा का इसमें सर्वे हुआ, और इसमें जो है ना टोटल 179 भाषा और 544 उपभाषा का जो है ना इसमें सर्वे किया गया है। यह 1903 से लेकर और 1928 25 वर्ष तक में यह जो है ना इसका 11 खंड में जो है ना 11 खंड में इसका और 19 भाग में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। इसमें 11 खंड 19 भाग है उसका प्रकाशन हुआ, ठीक है ना। इसमें बारी बारी से भारत के सारे भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया और जॉर्ज ग्रियर्सन उसके अधीक्षक थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसमें मैक्स मुलर वगैरह भी इनको सहयोग प्रदान किए थे। देखिए हो गया, लिख लिए। अब देखिए इसमें जो है ना, लेकिन 1892 में ही ये इसका एक रूपरेखा प्रस्तुत किए थे, है ना, बिहारी भाषा, है ना, बिहारी भाषा के अंतर्गत जो है ना इन्होंने मैथिली, मगही और भोजपुरी, इस समय तक मगही जो है ना अलग से अपना अस्तित्व नहीं बनाया था। पहली बार मैथिली और मगही को डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। सुभद्र झा वगैरह सब इसको मैथिली का बोलिए कहते हैं, है ना। तो मगही आज भी क्या है, बहुत हद तक जो है ना मैथिली के शब्दावली के करीब ही है। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने इसको अलग अलग बिहारी भाषा के अंतर्गत अध्ययन किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इसमें मैथिली का जो है ना 6 उपभाषा का निर्धारण किया था। 6 उपभाषा, कहे कि मैथिली के 6 उपभाषा है। एक का नाम दिए मानक मैथिली, सब का क्षेत्र वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मानक मैथिली, दूसरा छिका छिकी मैथिली, है ना। मानक मैथिली दरभंगा मधुबनी वाला एरिया हो गया, भागलपुर वाला हो गया। तीसरा है ना गंवारी मैथिली, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र क्यों कहे, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। गंवारी मैथिली। 4 में हो गया पश्चिमी मैथिली, है ना। चंपारण और वैशाली, मुजफ्फरपुर, इस सब के क्षेत्र के भाषा को। 5वां कहे दक्षिणी बोली, दक्षिणी बोली, दक्षिणी बोली। इसके बाद 6ठा जोल्हा बोली, मुसलमान के बोली को जोल्हा बोली कहे, या है ना जोल्हा मैथिली। कोई दिक्कत? तो ये 6 नाम इन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने कहा कि मैथिली में 6 उपभाषा है। कोई दिक्कत? बाद में हम लोग देखेंगे, मेरा गद्य गौरव में एक आर्टिकल भी आप देखेंगे जिसमें 8 करके बनाए हैं, तो सब मैथिली भाषा के विकास जब पढ़ेंगे तो हम मैथिली की उपभाषा में सब का हम जिक्र करेंगे। अभी हम परिचय में हम यही देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना क्या हो गया, मैथिली का 6 बोली का निर्धारण हो गया। देखिए ग्रियर्सन साहब का यही योगदान नहीं है, ग्रियर्सन साहब ने क्या किया, मैथिली भाषा का जनगणना भी कराया और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के सलाह के आधार पर भाषा का जनगणना भी हुआ, है ना। अब जनगणना का सर्वेक्षण देखते हैं, इतना लिख लिए, लिख लीजिए आप लोग। हो गया। देखिए अब जो है ना 1911 का 6 बोली का ये अलग अलग जनगणना करवाए। उतना की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि उसमें दक्षिणी बोली वाले, मैथिली वाले का जनसंख्या सबसे अधिक था। ठीक है ना। तो 1911 में जब जनगणना ये करवाए तो मैथिली भाषा जो 6 बोली का क्षेत्र था उसमें था ये, ठीक है, 93,89,376। ये 6 बोली जो मिथिला का था, है ना, जो ये मिथिला का क्षेत्र था। फिर जो है ना
नेपाल का भी 5 जिला है जहां पर मैथिली बोला जाता है। तो फिर इसमें नेपाल के जनसंख्या को भी कंक्लूड किए, उतनी जरूरत नहीं है। उस समय जो है ना बंगाल और असम में भी मैथिली बोलने वाले लोग रहते थे, तो बंगाल और असम में भी जो है ना मैथिली क्षेत्र को इन्होंने केंद्रित किया और वहां का सर्वे किया और मैथिली भाषी का जनसंख्या निर्धारित किए, और सब मिलाकर के जो है ना उस समय में टोटल जो है ना मैथिल भाषी बोलने वाले थे 1,02,63,357। ये 1911 के जनगणना के आधार पर है। मैथिली का जो है ना पहला भाषा सर्वेक्षण यही हुआ था। ठीक है, तो ये जनसंख्या था मैथिलों का। देखिए, अब जब गिरियर्सन ये बात कहे तो मैथिल और बंगाली के बीच में क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। एक तो चंदा झा कह दिए कि विद्यापति मिथिला के हैं, सिद्ध भी करके दिखाए। गिरियर्सन ने कहा कि मैथिली क्या है, बंगला से स्वतंत्र है। तो मैथिल और बंगाली भाषा शास्त्री और साहित्यकार के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, और यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली का गठन हुआ। साहित्य अकादमी दिल्ली, इसका गठन हुआ। इस संस्था का काम था कि क्षेत्रीय भाषा के जो साहित्य होते हैं उसको सांस्कृतिक स्तर पर प्रोत्साहित करना। लेकिन हुआ क्या कि बंगाली साहित्यकार का इसमें दबदबा था, क्योंकि आजादी से पहले या आजादी के बाद भी बंगाली साहित्यकारों का प्रभाव अत्यधिक था। तो बंगालियों साहित्यकारों ने ये तर्क के द्वारा अपने सदस्य मंडली को यह कहने में संतुष्ट रहा कि मैथिली स्वतंत्र नहीं बल्कि बंगला का ही उपभाषा है, इसलिए मैथिली को अलग से जो है ना स्थान नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और बंगाली के इस प्रयास से जो है ना क्या हुआ, मैथिली को अलग से भाषा माना ही नहीं गया, तो स्थान कैसे दिया जाता, स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तब जो है ना इसके विरोध में जो है ना कलकत्ता में मुख्य रूप से और अन्य जगह पे भी क्या हुआ, इसका आंदोलन हुआ कि मैथिली भाई स्वतंत्र भाषा है और मैथिली को भारतीय जो संस्था है सरकार का, साहित्य अकादमी स्वायत्त संगठन है, इसमें स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि मैथिली भी एक सशक्त क्षेत्रीय भाषा है और इसका एक अपना रिच साहित्य है, रेगुलर निरंतर रचना भी हो रहा है, इसलिए इसको भी एक अपना स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, और यह स्थान जो है ना इसको प्राप्त हुआ 1966 ईस्वी में, और 1966 ईस्वी में जो है ना यशोधर झा इनका रचना था दर्शन पर मिथिला वैभव, और इस मिथिला वैभव के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मिथिला वैभव के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1966 ईस्वी में पहली बार। तब से जो है ना निरंतर जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार जब भी दिया जाता है तो मैथिली को भी यह पुरस्कार प्राप्त होता है ना। अभी मैथिली को साहित्य अकादमी 4 मिलता है, जैसे एक तो साहित्य अकादमी हो गया जो जनरल है, फिर एक युवा साहित्य अकादमी भी मिलता है, एक अनुवादित साहित्य अकादमी भी मिलता है, और एक बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। तो 4 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ये सब हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सुनीति कुमार चटर्जी के तर्क के आधार पर इसको मैथिली को साहित्य अकादमी में शामिल कर लिया गया। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना किताब जब लिखा था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्ला लैंग्वेज, तो उसमें जो है ना मैथिली के लिपि को, तिरहुता लिपि को, असामी लिपि, बंगला लिपि और उड़िया लिपि का मातृलिपि कहा था। किस्सा ही पलट गया। मतलब वो बंगाली कहते थे कि बंगला से मैथिली का जन्म हुआ है, लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी ने रिसर्च करके यह बताया, सिद्ध किया कि मैथिली से ही सबका जन्म हुआ है। और इस सब से क्या हुआ, मैथिली का प्राचीनता स्थापित हो गया। ग्रियर्सन को क्यों बल मिला था? क्योंकि चंदा झा ने सिद्ध कर चुके थे उससे पहले कि विद्यापति मिथिला के हैं। ग्रियर्सन जिस समय यह कर रहे थे उसी समय वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, इस सब का रिसर्च हुआ और सब मैथिली संपत्ति है, यह स्पष्ट हो चुका था। इस सब के कारण से बल मिला, मैथिली साहित्य की समृद्धि बढ़ी और सुनीति कुमार का भी तर्क आया। इस सब के कारण से मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है, यह मान लिया गया। अब जब स्वतंत्र भाषा है, जब यहाँ स्थान मिल गया, अब स्वतंत्र भाषा है, तो भाई भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में भी स्थान मिलना चाहिए। अब इसके लिए आंदोलन होने लगा और 2003 ईस्वी में जो है ना मैथिली को भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 2003 ईस्वी में मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो है ना नेपाल में भी 2007 ईस्वी में वहां पर राजभाषा के सूची में शामिल कर लिया गया है ना। इसके बाद मॉरिशस में भी जो है ना 2009 में मैथिली को राजभाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। और झारखंड में भी जो है ना राजकीय भाषा के रूप में 2018 में जो है ना इसको स्वीकृति मिल गया। लेकिन बिहार में अभी भी जो है ना मैथिली को राजकीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, झारखंड में स्वीकार किया गया, यह तो अच्छी बातें हैं, लेकिन जिस रूप में स्वीकार किया गया है उस दिशा में किसी का ध्यान गया नहीं, जो उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर अंगिका को अलग करके दिखाया गया है। अंगिका अलग है और मैथिली अलग है, और इस प्रकार से मैथिली का प्रभाव क्षेत्र वहां कमजोर कर दिया गया है। आप 50 साल पहले, जब 70-75 साल पहले बंगाली जब साहित्य अकादमी में मैथिली के लिए जो उसका नहीं था, इतना लड़ा कि मेरा है, लेकिन मैथिली का होते हुए भी अंगिका को एक अलग भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इस पर कोई मैथिल मंच जो है ना आवाज नहीं उठाया। तो ये मैथिली का जो है ना एक कोई लिखने वाला बात नहीं बता रहे हैं हम आपको, एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं। यह कमी है जिसके कारण मैथिली के विकास में एक बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस पर कोई टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी है, लेकिन एक चीज है कि एकजुटता के लिए जो है ना एक साथ होना चाहिए। जैसे भाषा, भागलपुर का भाषा और हम दरभंगा मधुबनी के भाषा में अंतर बहुत है, ऐसा नहीं हम कहते कि अंतर नहीं है, लेकिन उतना ही अंतर हरियाणा वाले के हिंदी और बिहारी वाले के हिंदी में है। तब जब दोनों एक भाषा हो सकता है तो अंगिका और दरभंगा का भाषा एक कैसे नहीं हो सकता है। तो भाषा में विविधता, उपभाषा का होना भाषा का गुण होता है, और इस गुण के कारण उसको अलग भाषा मान लेना और किसी दूसरे भाषा को कमजोर कर देना, यह उचित नहीं है, ना अंगिका वालों के लिए ना मैथिली वालों के लिए। यह एकजुटता से अगर प्रदर्शन हो तो दोनों को एक स्वरूप मान करके एक बड़े जनसंख्या के साथ कहीं भी अपने अधिकार को, अपने मांग को, एक दबाव समूह को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इस दिशा में किसी भी न तो राजनेता का, न तो कोई सामाजिक मंच का, न कोई साहित्यिक मंच का ध्यान गया है। यह ध्यान आकर्षित हो पाए इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग किए हैं, विनम्रता से, कोई क्रांति के भाव से नहीं। धन्यवाद। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैथिली भाषा का हम शुरुआत कर लेंगे। यहाँ तक तो हम एक परिचय के रूप में ही देखें, जो हमें इन्फॉर्मेशन था, जरूरत था। आगे से हम टॉपिक कल से पढ़ेंगे।